नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम आयुर्वेद के एक मूल विषय यानी कि द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दरअसल आयुर्वेद का एक मूल या फिर अभिन्न अंग द्रव्यगुण शास्त्र माना गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जड़ी बूटियों के रस, उनके गुण और प्रभाव आदि के बारे में जानकारी दी गई है। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में हम द्रव्य गुण शास्त्र के ज्ञान से किस तरह से विभिन्न बीमारियों का उपचार किया जाता है, इस पर विशेष रूप से बातचीत करेंगे और साथ ही इस विषय को और भी करीब से समझेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद प्रकाश उपाध्याय जी हैं, जो वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनाली जी। आज जिस गहन विषय को हम सुनने और देखने जा रहे हैं, इसका ज्ञान वास्तव में चिकित्सकों के लिए और साथ साथ सामान्य नागरिक के लिए भी अति आवश्यक है। इस ज्ञान को लाखों वर्ष पहले पितामह ब्रह्मा ने 3 भागों में विभाजित करके दिया था। ऐसा माना जाता है कि पितामह ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोकों में इस ज्ञान को दिया। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए देना चाहूँगा। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। अर्थात पितामह ब्रह्मा ने हेतु, रोगों का कारण, लिंग, उनका स्वरूप और औषध ज्ञान, तो हम ये कह सकते हैं कि पितामह ब्रह्मा ने इसको जन सामान्य की स्वास्थ्य रक्षा के लिए तथा रोग निवारण के लिए वर्णित किया। और इसी को हम पुण्य इसलिए कहते हैं कि ये हमारा सेक्रेड यानी पुण्य विज्ञान है, पवित्र विज्ञान है। हम यहाँ एक कहने का एक अभिप्राय ये भी है कि हम उसको एक व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं कहते थे, इसको हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए जन जन तक उसका ध्यान रखते थे। तो जो इसमें औषध ज्ञान है वो सारा द्रव्यगुण शास्त्र है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं कि द्रव्यगुण शास्त्र आखिर क्या होता है। आम आदमी जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए किस तरह से आप इसको वर्णन करेंगे, साथ ही साथ आयुर्वेद में इसका उल्लेख किस प्रकार से किया गया है? देखिए सोनाली जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये तो जो मैंने अभी बताया पितामह ब्रह्मा ने 3 भागों में बांटा था, वो बहुत प्रारंभिक स्वरूप था। उसके बाद मनुष्य प्रमादी हुआ, उसके रोगों की संख्या बढ़ती गई, उसका पूरा शरीर रोगों से ग्रसित हुआ। हर भाग के लिए हमने चिकित्सा और औषध ज्ञान अर्थात द्रव्यगुण ज्ञान का ज्ञान दिया। अब जो 8 अंग हैं आयुर्वेद के, अष्टांग आयुर्वेद इसलिए कहा जाता है कि उसमें हमने काय चिकित्सा अर्थात पूरे शरीर की चिकित्सा, उसके बाद नेत्रों के लिए शालाक्य तंत्र और सर्जरी जो करनी हो उसके लिए शल्य तंत्र, फिर बाल रोग चिकित्सा, प्रसूति स्त्री रोग चिकित्सा, भूत विद्या, इसके बाद में विषय में हम बातचीत करेंगे। ये भी बड़ा जटिल विषय रहा है अपने आप में और इसको कंट्रोवर्शियल भी माना गया है। उसके बाद आ जाता है रसायन और वाजीकरण। देखिए, हम व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ उसकी आयु वृद्धि का कार्य भी करते थे, तो वो रसायन के अंतर्गत वो सारी चिकित्सा आ जाती थी। वहाँ फिर वनस्पतियों का वनौषधियों का प्रयोग था, तो वही प्रयोग द्रव्यगुण शास्त्र का प्रारंभिक स्वरूप बना। इसी के बाद फिर हम वाजीकरण अर्थात स्वस्थ संतति उत्पन्न करना, या आजकल जैसे प्रमाद में सेक्स का उपयोग हो रहा, वो हमारे यहाँ बिल्कुल वो उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि स्वस्थ जनरेशन या बच्चे उत्पन्न हो, जिससे वे स्वयं का और देश का उत्थान करें। अब द्रव्यगुण की बात आती है कि द्रव्यगुण सीधा कहाँ वर्णित है। एक्चुअल में इन 8 विज्ञानों के साथ, 8 शास्त्रों के साथ जो अष्टांग आयुर्वेद है, द्रव्यगुण का जुड़ाव है। उसको हम कहते हैं समवाय संबंध, अर्थात वो अटूट संबंध है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम वो चिकित्सा कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमें वनस्पतियों का, जानतव द्रव्यों का, खनिज द्रव्यों का और जो कृत्रिम द्रव्य हम कहते हैं वो कृत्रिम द्रव्यों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। अतः
चिकित्सक की सुविधा के लिए द्रवगुण शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और उसका गहन अध्ययन कर लेंगे तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, द्रव्य गुण शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसके भीतर जैसे कि आयुर्वेद 8 अंगों में विभाजित है, तो द्रव्य गुण शास्त्र के भीतर या उसके अंदर उसको किस तरह से विभाजित किया गया है? वनस्पतियों के उपयोग को, तमाम तरह की जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जीवित निर्जीव, किस तरह से उनको विभाजित किया गया? देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन है कि हमने द्रव्यों को वर्गीकृत किया 3 भागों में, अर्थात जो वनस्पतियां हैं वो पूरे विश्व में कहीं भी हैं वो आयुर्वेदिक द्रव्य हैं और हमें अधिकार है उनको प्रयोग करने का। हमें उनका रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव जानना, यही द्रवगुण शास्त्र का विषय है। रस का मतलब आप जानते हैं कि हर द्रव्य में, हर वनस्पति में, हर अनाज में अपना एक रस होता है, यानी जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस हर वनस्पति के अंदर होते हैं, किसी में ज़्यादा मात्रा में, किसी में कम मात्रा में। इनके बिना हम चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो हम उसको मधुर द्रव्य नहीं देंगे, ये तय कर लेंगे हम चिकित्सा का जब विधान निर्धारित करेंगे। तो हम उसको मधुर, अम्ल, लवण द्रव्यों का हमेशा के लिए प्रतिबंधित करेंगे या उनकी मात्रा को घटाएंगे और उसके साथ हम उसको तिक्त, कटु, कषाय द्रव्य देंगे, क्योंकि ये उसके विपरीत कार्य करेंगे मधुर के, यानी कड़वा, चरपरा और कसैला। तो ये बड़ी सामान्य बात है कि अगर हम सीख लें तो हम मधुमेह से बहुत आराम से उसको टैकल कर सकते हैं, यानी उसको हम सामना कर सकते हैं। बड़ी गंभीर रोग है, परंतु यदि हम ये छोटी छोटी बातें समझ लें तो वो कठिन कार्य नहीं है। इसी के बाद रस के बाद गुण। हर वनस्पति, हर जड़ी बूटी, हर दाल, चावल, सब्जी के अंदर कोई ना कोई गुण होगा। जैसे कोई रक्त को बढ़ाने वाली है, कोई बल को बढ़ाने वाली है, कोई वीर्यवर्धक है, इस तरह से ये गुण हम उसमें रहते हैं। उसका अध्ययन हम द्रवगुण शास्त्र में करते हैं। उसके बाद आता है वीर्य। हम कहते हैं नहीं, घर में दादी माँ कहते हैं नहीं कि बैंगन गर्म है और दही ठंडी है, इसको हर एक को नहीं देना है। वो हर एक के स्वभाव को जानती थी दादी माँ कि इसका स्वभाव पित्त वाला है। ये पित्त का मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि ये भी उसके त्रिदोष सिद्धांत है हमारा, वात, पित्त, कफ। इनका ज्ञान भी द्रवगुण शास्त्र में हम कराते हैं कि कौन सी औषधि वात का शमन करेगी, कौन सी वात को बढ़ाएगी। तो यही द्रवगुण शास्त्र का विषय है। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, यानी खाने के बाद शरीर में वो क्या प्रभाव कर रहा है। कुछ चीज़ें ठंड करती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होगा तो वो ठंडी चीज़ें, दही खाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद ये समस्याएं पैदा होंगी। अगर दही के अंदर हम सौंठ, काली मिर्च, पिपली डाल लें तो उसका जो शीत वीर्य है, शीत गुण है, वो शांत हो जाएगा और वो उतना नुकसान, उतनी हानि नहीं करेगा। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे हमने औषधि ली तो वो किस अंग पे प्रभाव कर रही है। जैसे अर्जुन का हम देते हैं, वो द्रवगुण का प्रमुख विषय है अर्जुन। आजकल उसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि हृदय रोग बड़े सामान्य हो गए हैं। तो हम इसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम अर्जुन का वो जो बना करके काढ़ा या अर्जुन का क्षीर पाक, अर्जुन का रस थोड़ा सा वही जो मैंने बताया ना 5 रस, थोड़ा कसैला और कड़वा होता है। अब हम उसको क्या करेंगे, यही द्रवगुण का विषय है कि कैसे हम उसको संस्कारित करेंगे, कैसे हम मनुष्य को देने योग्य बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि अर्जुन का 5 ग्राम जैसे हमने चूर्ण लिया तो उसमें 1 कप पानी और 1 कप गाय का दूध मिलाएंगे और उसको पकाएंगे। जब पानी उड़ जाए तब हम उसको रोगी को दे देंगे। अगर लगातार एक निश्चित समय पर, अर्थात 10 बजे, जैसे मेरा आदत है 10 बजे लेने की, तो रेगुलर अगर आप लेंगे तो आपको हृदय रोग नहीं होगा। अगर होगा भी तो वह उतना हानि नहीं करेगा, अटैक नहीं होगा और आप आसानी से पता लग जाएगा और उसके आप उपचार कर सकते हैं। तो द्रवगुण शास्त्र का विषय हो गया इन सब का गहन अध्ययन। जी डॉक्टर साहब, जब हम किसी बीमारी के उपचार के लिए जाते हैं, किसी आयुर्वेद को दिखाते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाएं और द्रव्यों में क्या क्या फ़र्क है? ये आयुर्वेदिक की जो मुख्य दवाइयाँ होती हैं उनसे कितना अलग है, या इनमें क्या कुछ अलग है आयुर्वेदिक दवाइयों से? नहीं, ऐसा है कि जो द्रव्य हैं वो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं
वही चिकित्सक के पास बन करके पहुंचती हैं। मैंने जैसे बताया कि द्रवगुण शास्त्र के साथ साथ एक शास्त्र और है जो उसके साथ गंभीर रूप से जुड़ा है, यानी जिसे कहेंगे कि उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। जैसे द्रवगुण, उसके बाद रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, यानी रस शास्त्र का मतलब जिसमें हम रस औषधि अर्थात रस हमारे यहाँ पारद को कहा जाता है संस्कृत में, तो पारद से बनने वाली औषधियाँ, और साथ साथ पारद क्योंकि एक मेटल ग्रुप है, मिनरल ग्रुप है, तो उसके साथ साथ जितने मेटल मिनरल है जो कि उसमें जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए जाते हैं ना केमिस्ट्री में, वो सारे हमारे पंच तत्वों के अनुसार जो डिवाइडेड हैं। कुछ पार्थिव हैं, कुछ खनिज हैं, कुछ वायव्य हैं, कुछ आग्नेय हैं। यही तत्व वनस्पतियों में आता है, वही रोग के निवारण में सहायता करता है। तो अभी मैंने बताया कि वानस्पतिक द्रव्य हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे विश्व में, और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव स्वामी राम के साथ मैं रहा हिमालयन इंस्टीट्यूट में, और मैंने और मेरे टीचर बड़े अच्छे रहे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, उनके साथ मैं जंगलों में घूमा। और आपको प्रसन्नता होनी चाहिए होगी कि मैं 40,000 वनस्पतियों को फोटोजेनिक पहचान लेता हूँ। उसका कारण ये कोई मैं बड़े वो उसकी प्राउड की बात नहीं कह रहा हूँ, उसका क्या है कि गहन अध्ययन और गंभीर ज्ञान जब तक नहीं होगा आप फॉर्मुलेशन नहीं बना पाएंगे। कौन सा फार्मूला बनना है और वो चिकित्सक तक पहुंचना है, वो एक बहुत बड़ी कड़ी है जो मैंने अभी बताया, रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना। भैषज्य कल्पना का मतलब औषधियों का निर्माण। तो ये औषधियों का निर्माण चला अत्यंत प्राचीन काल से। तो पहले हम क्या करते थे, सिंगल एक औषधि से देते थे जो ऋग्वेद के अंदर वर्णित हैं। उसमें जैसे अपामार्ग है, वासा है, बहुत सारी 130 या ऐसी लगभग वनस्पतियों को पहचान लिया गया है। वो टोटल संख्या 300 के करीब है। अब उसमें हम कितना अलग वर्णन है कि उससे वनस्पति से प्रार्थना की गई है कि हे वनस्पति, हम तुझे प्रार्थना करके ले रहे हैं, हम तुझे ले रहे हैं और हम तुम्हारे द्वारा जो औषध निर्माण करेंगे वो अपने रोगी को देंगे जिसका उसका रोग निवारण हो, उसकी जीवन दीर्घ हो। तो ये हमारा, यानी जिसे कहते हैं ना कि हमारा विज्ञान बहुत ही तात्विक और बहुत ही सात्विक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अभी वनस्पति के साथ साथ मिनरल्स की बात करी, मेटल्स, खनिज की बात करी। तो ये जब हम सुनते हैं कि खनिज भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, मिनरल्स, मेटल्स, तो ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको दवाओं में किस तरह से शामिल किया जाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और क्योंकि मैं तो दुनिया भर में घूमता हूँ, रोज ये प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले वानस्पतिक द्रव्य आरंभ हुए, क्योंकि प्रकृति ने जब मनुष्य को बनाया तो उससे पहले उसने पार्थिव, जानता और ये सारी चीज़ें बना दी थी। तो ये तो अल्टीमेट जो है ना, हाईएस्ट वो है प्रकृति का भाग। तो अब वानस्पतिक द्रव्यों पे बहुत अध्ययन हो चुका है। उनमें क्या करते थे, एक वनस्पति लेते थे पहले प्राचीन समय में, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही सात्विक और प्रमादी नहीं था। अब जैसे वो आहार विहार में गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे केमिकल खा रहे हैं जो बिल्कुल निषिद्ध हैं, लेकिन स्वाद के लिए ले रहे हैं। तो उसमें उस वनस्पति को एक ही वनस्पति कार्य कर जाती थी, उसी के विभिन्न प्रयोग करे जाते थे। जैसे उसको ताज़ा खिलाते थे, जंगलों में रहते थे, हमारे चारों ओर वन था और उपत्यकाएँ थी, उनसे लेकर के हम उनको सीधा रोगी तक पहुंचाते थे। तो चिकित्सक उस जमाने में एक मीडिएटर का कार्य करता था। वनस्पति को पहचाना, उसको लिया, उसको प्रोसेस किया। अब यहाँ आकर के आ जाएगा रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना। उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है, किस तरह से उसका चूर्ण बना के देना है, चूर्ण न मिल सके तो किस तरह से उसे पका करके देना, काढ़ा बना करके जिसको क्वाथ कहते हैं, कैसे उसका अर्क निकालना है, कैसे उसको घनसत्व बना करके सारे साल नहीं उपलब्ध है तो स्टोर में रखना है और फिर उसको देना है। अब यहाँ दूसरी जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण कि खनिज वाली बात। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हल्के खनिज प्रयोग आरंभ किए अत्यंत प्राचीन काल में, जैसे नमक, शुद्ध गंधक, शुद्ध नीला थोता, घरों में जो फिटकरी प्रयोग करते हैं, गैरिक गेरू प्रयोग करते हैं, तो हम उनसे चले, सिंपल मिनरल जो बिल्कुल निरापद थे। लेकिन हमने पारे का प्रयोग किया। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रयोग है पारद का। अगर पारद के उसको संस्कारित कर लिया जाए तो वो कायाकल्प कर सकता है, यानी आपको आयु के बढ़ा देगा, और वो कल्प काफ़ी कठिन कार्य हैं।
दुर्भाग्य से वो विज्ञान बहुत ही लुप्त प्राय हो गया है, उसमें लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसके पारद की सिद्धि में यानी खनिजों की सिद्धि में दो बातें आती थी। पहला तो लौह सिद्धि करते थे, यानी उसका टेस्टिंग था, हर चीज़ का टेस्ट करने की प्रक्रिया है, वर्णित है, जिनको कि हमने लुप्त हो गया है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक भी मॉडर्न की तरफ दौड़ते हैं, उसका मुझे बड़ा कष्ट भी है। उनको कारण ये रहा कि पिछले समय में वो ज्ञान नहीं दिया जा सका, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सबका एलोपैथिक और तत्काल प्रभाव के लिए सब दौड़ते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उस तत्काल प्रभाव के पीछे जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसकी आपको अलग चिकित्सा करानी पड़ेगी, आपको उसका अलग विज्ञान है, बना हुए हैं उसके कि इस औषधि के प्रयोग से ये रोग होगा, उसकी क्या चिकित्सा करनी। तो ये जो मिनरल हैं इनको हम उस रूप में बदलते हैं जिसमें हमारे शरीर में ये ट्रेस एलिमेंट, फलों में, सब्जियों में, दालों में, सब में ट्रेस एलिमेंट है। जैसे पालक में आयरन है, उसमें जो ये शतावरी उसमें कॉपर है, तो वो सारे हमें उससे प्राप्त हो जाते थे। लेकिन जब हमने उसको दुरुपयोग किया तो उनके साथ साथ हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ी आयरन की। पहले हम जो हमारे होंठ होते थे वो बिल्कुल आयरन की कमी नहीं होती थी, तो वो लाल होते थे। अब हमने लिपस्टिक लगा के उनको लाल किया। हालांकि हम वो भी बना रहे हैं, हम वानस्पतिक द्रव्यों से लिपस्टिक भी बना रहे हैं जो हानिकारक नहीं है, अगर वो अंदर चली भी गई तो वो लाभ करेगी। अब हम क्या करते थे, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी मेटल था उसको हम बॉडी फ्रेंडली बनाते थे, और वो प्रक्रिया इतनी गहन थी कि हर एक के बस की नहीं थी। उसके लिए विद्वान थे, जैसे नागार्जुन द्वितीय का नाम आता है। नागार्जुन का मतलब बौद्धों के समय में ये विज्ञान बहुत बड़ा, हालांकि पहले से चलता रहा, लेकिन 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हमारे यहाँ मेटल प्रयोग होने अधिक आरंभ हुए। तो पहले हमने मेटल ले लिया, जैसे आयरन लिया हमने, उसको हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको हमने शुद्धिकरण किया उसका, जिसको हम कहते हैं हमारा ये शोधन हो रहा है। तो उसको बहुत तेज़ गर्म किया और एक पात्र में तेल, तक्र यानी मट्ठा, कुल्थिक्वात, कांजी, त्रिफला, गौमूत्र, इनको रखा और उसमें गर्म करके उसमें बुझाया। तो या तो एक में या सातों में ये प्रक्रिया, जो बहुत हार्ड थे उनको सातों में किया, और जो थोड़े फ्रेगाइल थे, सॉफ्ट थे, उनको 2-3 चीज़ में कर लिया, जैसे गौमूत्र में अक्सर करते हैं। गौमूत्र डिटॉक्स करता है उनको। तो जो हमारी मेटलर्जी है वो मॉडर्न मेटलर्जी से बिल्कुल भिन्न है। हमारी मेटलर्जी क्या करती है कि वो गुणवर्धन और शोधन दोनों काम करती है। अर्थात जो हम वनस्पति या नींबू का रस दे रहे हैं वो भी तो गुणवर्धन कर रहा है उस मेटल का। अब हमारा पहला काम पूरा हो गया, उसको हम कहेंगे शोधन। उसके बाद मारण, मारण का मतलब भस्म निर्माण। तो हम क्रूसिबल बनाएंगे, जो आजकल क्रूसिबल है ऐसे हम सकोरे से बनाते हैं, और उस शुद्ध मेटल को के जो टुकड़े बन गए, फ्रेगाइल हो गई है, इसमें रख करके और बंद करके और उसको कपड़ मिट्टी कर देंगे और सुखा करके फिर हम उसको फर्नेस में डालेंगे। तो उसको हमारे यहाँ कहते हैं कि ये इसका जो भस्मीकरण हो रहा है तो वो पुट लगाना है, उसको हमारी भाषा में कहते हैं, जिसको कि हम फर्नेस के अंदर करते हैं। आजकल बड़े बड़े हाई टेम्परेचर की फर्नेस होती हैं, उसमें वो क्रूसिबल रख दी जाती है और वो वहाँ हीट के द्वारा सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाती है। अब यही आगे आकर के विज्ञान है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ अप्लाई होती है, यानी वो माइक्रो क्रिस्टल में बदल जाते हैं। उनकी भी परीक्षाएं दी हुई हैं कि किस तरह से उनको करना है। ये बड़ा लंबा विषय है, कभी भविष्य के लिए रखेंगे। उनको टेस्ट करेंगे कि वो भारी होती है ना, हैवी, जिसको हम कहेंगे गुरु, तो उसको हम लघु बनाते हैं। लघु बनाने का मतलब उसको पानी के ऊपर डालेंगे, अगर वो अभी बनी नहीं है तो वो डूब जाएगी, और अगर वो मेटल बन गई है यानी उसकी भस्म बन गई तो वो तैरेगी, यानी लघुता उसमें आ जाएगी, तभी वो बॉडी के कार्य करेगी। तो ये हमारे मेटल का भस्मीकरण करके। और एक बात और बता दूं यहाँ कि जब उनका अंतः प्रयोग कराते हैं ना, खिलाते हैं, तब या तो किसी काढ़े के साथ या मलाई के साथ या मधु के साथ, ये भी कोई जानता हो बाई प्रोडक्ट है एनिमल और कोई प्लांट प्रोडक्ट है। हमारी एफिनिटी इसलिए रही कि हमारी बॉडी को भी प्रकृति ने बनाया, इन पौधों और जीव जंतुओं को भी प्रकृति ने बनाया, तो हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मुख्यतः कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज द्रव्यों के जरिए आजकल किया जा रहा है और बहुत सफलता उस इलाज में, इस उपचार में मिल रही है? तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनका खास तौर पर द्रव्यों के द्वारा उपचार किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारी तो जो
पद्धति है ना, उसमें सभी द्रव्यों का उपयोग है। उसमें पार्थिव, जानतव, वानस्पतिक। अब जैसे आजकल कैंसर का चिकित्सा में बहुत सी कंपनियां बना रही हैं वो डायमंड का प्रयोग, यानी हीरे की भस्म बनाई जाती है और उसको हम विभिन्न द्रव्यों के साथ मिला करके रोगी को देते हैं, शहद के साथ। लेकिन वो भस्म बनाना अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है और जब तक कोई अच्छा चिकित्सक या अच्छा निर्माता उसको न बनाए तब तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, या उनका परीक्षण करा कर ही प्रयोग करें। और आजकल जो ये औषधियाँ हैं, इनके लिए बहुत मॉडर्न टेक्निक यूटिलाइज की जा रही हैं, प्रयोग की जा रही हैं, और उसमें जब भस्म बन जाती है तो उसको हम अपना तो टेस्टिंग करते ही हैं, साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्रिस्टलोग्राफी है, या जो आजकल बहुत सारी पद्धतियाँ आ गई हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो विभाग आ गए हैं, उसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो सिखाया जाता है। तो वो जब तक ना उनको सिद्ध कर दें, उनका सर्टिफिकेट दे दें, तब तक नहीं देना चाहिए। तो यही है कि जैसे कैंसर है, हर रोग का मैं समझता हूँ कि चिकित्सा हमारे यहाँ संभव है, क्योंकि पिछले समय में ये परीक्षण नहीं किए गए, इसलिए देर लग रही है अभी तक आने में। और मुझे कहना पता नहीं उपयुक्त रहेगा या नहीं, मेरे कई चिकित्सा में मेरे कैंसर के रोगी चल रहे हैं जो कंट्रोल में हैं। तो देखिए, मुख्यतः 3 स्थान हैं जो कैंसर को रोकने में सहायक हैं, जहाँ लिम्फ ग्लैंड है, क्योंकि भगवान ने लिम्फ ग्लैंड जो बनाई है ना, उनके अंदर श्वेत रक्त कण बनते हैं, वो रोग के कीटाणुओं से, जीवाणुओं से या इन सेल से लड़ते हैं। अगर वो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो हावी हो जाएगा और रोग हो जाएगा। अब जैसे आजकल कोरोना का चल रहा है, अब मैं आपको बताऊं कि मैं सारी दुनिया घूमा कोरोना के टाइम में, अपना बचाव किया मैंने औषधियों के द्वारा और प्रिवेंटिव मैनेजमेंट के द्वारा, तो भगवान की कृपा है। अब क्या होगा कि आयुर्वेद ये नहीं कहता कि उस बैक्टीरिया को मारो, वो कहता है आयुर्वेद कि ये जो द्रव्य हमने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, इनका जुडिशियस प्रयोग करके आप बॉडी को दीजिए अंदर, और उसको इतने सशक्त बना दीजिए कि उन वायरस, बैक्टीरिया और उसका प्रभाव ही ना हो। अब वो क्या होगा, तो लिम्फ ग्लैंड देखिए, ये बगल की, इनकी रेगुलर मालिश करें, ये ग्रोइन में होती हैं, यहाँ होती है, और ये गर्दन। अगर आप रेगुलर इनकी मसाज करेंगे तो कैंसर आपके साथ पास नहीं आ सकता, चाहे कितना भी वातावरण में दूषित हो। तो यहाँ ये बात आई जो आपने कहा कि किस तरह से इन खनिज द्रव्यों का उसका हम प्रयोग करते हैं, तो हम उनको बॉडी फ्रेंडली बनाते हैं। वही प्रक्रिया हमारे द्रवगुण और रसशास्त्र के अंतर वर्णित है। बहुत महान साहित्य है, बहुत उसमें विवेचन किया गया है। एक छोटा सा श्लोक कहें तो आप बता दूं जी। बांझ ककौड़ा कड़वी पोए, ताम गलाओ सोना होए। मेरा मतलब कितना छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन कड़वी पोए मिलती नहीं, या वो दुर्लभ हो गई है, तो प्राचीन काल में थी ये। तो मैंने एक बात बताई थी कि जब वो धातुओं को शुद्ध कर लेते थे तो पहला कार्य करते थे लौह सिद्धि, यानी उससे लोहे से सोना बना के देखते थे तो वो बन जाता था। इसका मतलब वो अब बॉडी के लिए उपयुक्त हो गया है। उसके बाद देह सिद्धि का कार्य होता था, अर्थात उसके योग बना करके, उसकी दवाई बना करके, वही द्रवगुण शास्त्र का ज्ञान उसमें उपयोग होता था, रसशास्त्र, और तब हम रोगी को देते थे तो उसका भी कायाकल्प हो जाता था। अर्थात ये वनस्पतियाँ सोम, संजीवनी, कल्पवृक्ष शरीर का कायाकल्प करने में समर्थ है। ये असत्य भाषा नहीं है प्राचीनों का, वो सब सत्य है, प्रभावी है, प्रयोग किया गया है, तभी तो शास्त्रों में आया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, जब पेशेंट आपके पास आता है तो द्रवगुण शास्त्र के जरिए उपचार किस तरह से शुरुआत इसकी की जाती है? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें रोग का ज्ञान करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की कि उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो रोग को हम पहचान लें, उसमें हम वात, पित्त, कफ के द्वारा निदान करके, और उस पे आते हैं, रिजल्ट पे आते हैं, ये परिणाम आते हैं कि उसमें कौन सा दोष प्रभावित है, या बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ को अलग अलग रोगों के श्रेणी में बांट दिया गया है। तो जो प्रबुद्ध चिकित्सक हैं वो देखते ही पहचान लेते हैं। आपको ने सुना होगा कि वो रोगी का चेहरा देख के बता देते थे कि तुम क्या खाते होगे, क्योंकि उसका, अब जैसे वात का व्यक्ति है, उसका शरीर रुक्ष होता है, उसके बाल कम होते हैं, क्योंकि रुक्षता है शरीर में, तो उसके द्वारा हम पता लगा लेते थे। अब तो ये हो गया रोग का परिचय। अब हो गया है कि उसके अंदर वात दूषित है। इसी तरह से हम ये देखते थे कि जैसे मान लो ज्वर है, लंबे समय से ज्वर है,
तो उसकी प्रक्रिया हम समझ लेंगे किस समय होता है, किस समय नहीं उतर जाता है, तो हम पता कर लेंगे कि मलेरिया है या टाइफाइड है, या सब आयुर्वेद में सब कुछ है। सीधा भी प्रयोग है और घुमा फिरा करके भी प्रयोग है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, उसको खट्टी डकार जलन खूब होती है, तो ये तो हमें रोग का ज्ञान हो गया है। अब हम द्रवगुण शास्त्र का उपयोग करेंगे यहाँ, उसको कौन सी वनस्पति देनी है, कौन सी दवा देनी है। तो दवाओं के मैंने बताया ना 3 भेद हैं, वानस्पतिक, जानता हो, खनिज। अब जैसे खनिज हैं, खनिजों में हम कैल्शियम की जो वो देते हैं, हम उसमें गोदंती नाम की एक वनस्पति है वो देते हैं। उसके बाद हम सर्जिक क्षार, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं, क्योंकि अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एल्कली देना होगा, अम्ल और क्षार, तो क्षार दे करके हम न्यूट्रलाइज करके उसको ठीक कर लेते हैं। उसी तरह हम वात रोग हैं, वात का अंदर रुकता है शरीर में, तो हम पहले सबसे बताएंगे कि तुम इन औषधियों का प्रयोग करो, अर्थात अपने शरीर को नित्य स्निग्ध रखो, यानी रोज अभ्यंग करो, तो आपका वात मेरा मतलब कंट्रोल में रहेगा और आपको आगे वो रोग नहीं बढ़ेगा। नहीं तो वात रोग 80 प्रकार के वात रोग हैं, जिसमें जोड़ों का दर्द है, गर्दन का, सिर का, कट उसका, और तरह तरह के पैरालिसिस हैं, वो सारे उसमें हैं। पित्त में ये जैसे खट्टी डकार जलन, अम्ल पित्त कहेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे रोग हैं कि जैसे वाटर ब्रेथ, मुंह से पानी आना, ये करना, तो उससे पता लग जाता है कि ये पित्तज व्याधि है। इसमें पित्तज वनस्पतियाँ जो द्रवगुण शास्त्र से हमने ली है वो दी जाएगी। उसी तरह से कफ, अब जो लोग ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, ये अपना मैदा वैदा से ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चीनी, तो उनका शरीर नहीं देखा बड़ा पुष्ट हो जाता है ज़्यादा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, तो उनको हम वो वनस्पति छांटेंगे जो उसको रिड्यूस करें। मैंने इसके लिए एक सूत्र बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि श्रोताओं के लिए काम आएगा, वो हमारे जो दर्शक हैं, कि हमने इसके लिए 4C की थ्योरी बनाई है। तो उसमें पहली C का मतलब कूलिंग, कूलिंग का मतलब पित्त वालों को कूलिंग देना पड़ेगा। तो कूलिंग चिकित्सा के जितने योग पद्धति में जो प्राणायाम है जो ठंडा करता है शरीर को, वो उसको सिखाएंगे। उसी तरह से फिर हम ये C हो गया। दूसरा C हुआ कामिंग, क्योंकि वात प्रकृति के व्यक्ति की एक टेंडेंसी होती है, नेचुरल आई है, उसकी बेचारे की गलती नहीं है, प्रकृति ने उसको दे दिया है। क्योंकि ये कब बने, जब माता पिता के अंदर जो भी पंच तत्वों में से जो भी प्रभावी था उस समय, उसी तरह की प्रकृति बन जाती है। अब वात वाले को क्या होगा कि वो बहुत ही जिसे कहेंगे ना वाचाल होता है, उसका दिमाग बहुत चलता है, उसके पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए हानिकारक इसलिए कि उसका मन बहुत चंचल होता है, और वो चंचल मन जो है अंत में मानस रोगों में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको हम कहेंगे कि आप ध्यान ज़्यादा करो, आपके लिए जो कामिंग डाउन करना ना, काम डाउन, वो आपको ज़्यादा आवश्यक है, तो उसको हम ध्यान ज़्यादा सिखाएंगे औरों की तुलना में। अब कफ वाला है तीसरा C, कटिंग। इट्स नॉट कटिंग लाइक दिस, इट्स कटिंग मीन्स उसकी डाइट में से आप घी, तेल, ड्राई फ्रूट और ये सब कम करेंगे, तो ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। कुछ उसको योग व्यायाम बताएंगे, कुछ औषधियाँ देंगे जो उसको घटाती हैं, यानी तिक्त कटु कसाय रस वाली दवाएं उसको हम देंगे। देखिए यहाँ फिर द्रवगुण शास्त्र आ गया, वो जो 5 रस बताए, 6 रस, उनका उपयोग यहाँ होगा। यानी कि तमाम चीजों में, आयुर्वेद से जुड़ी तमाम चीजों में द्रवगुण के बिना चल ही नहीं सकता चिकित्सक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा भाग बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।